नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट HAL की RUAV 200 को लेके। ये एक हेलीकॉप्टर डिजाइन का ड्रोन है जिसे अभी HAL, IIT कानपुर, DRDO और AD की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया जा रहा है। इसे सबसे पहले एरो इंडिया 2021 की अवसर पर डिस्प्ले किया गया था और बताया गया था कि इसे अभी स्पेशली हाई एल्टीट्यूड रीजन में लॉजिस्टिक सप्लाई को करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और इसे इंडियन आर्मी की तरफ से पहले से यूज करने का फैसला किया गया था, जिसको हाई एल्टीट्यूड एरिया में या जिस रीजन में कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना आसान नहीं रहेगा वहां पर राशन या मेडिसिन को और यहाँ तक कि एम्युनिशन को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। HAL के मुताबिक ड्रोन हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर में भी हाई एल्टीट्यूड रीजन में और कोल्ड वेदर कंडीशन में भी लगभग 30 से 40 kg के आसपास लोड को उठा के ले जा सकता है। अब नॉर्मली लद्दाख जैसे एरिया में फॉरन लोकेशन पे बेस स्टेशन से जब खाना या कोई सप्लाई को भेजने की कोशिश किया आता है तो तब उनको या तो हेलीकॉप्टर की मदद से वहां पे भेजा जाता है या फिर गधों की मदद से या घोड़ों की मदद से वहां पे लिया जाता है, क्योंकि पहाड़ी रीजन में रोड्स इतने सही नहीं होते और वहां पर इनको ले जाने में काफी दिक्कत होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये रोटरक्राफ्ट वहां पे एक सुइटेबल ऑप्शन होने वाली है और ये लगभग 100 किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और लगातार 3 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 6 किलोमीटर की एल्टीट्यूड में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में क्रूज कर सकते हैं। अभी इसके लिए HAL की तरफ से नए रोटर ब्लेड, मेन रोटर हेड, अपर कंट्रोल सिस्टम और टेल रोटर सेक्शन को खरीदना शुरू किया गया और जल्दी से इसकी पहली प्रोटोटाइप को डेवलप करने की बात की जा रही है। लेकिन जब तक HAL इसको डेवलप करेगा, मेरे हिसाब से कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी ऐसे हैं जो कि ऐसे ड्रोन को डेवलप कर चुके होंगे। और आज से लगभग 2 या 3 दिन पहले ही नॉर्दर्न कमांड की तरफ से ऐसे एक ड्रोन हेलीकॉप्टर की वीडियो को शेयर किया गया था जिसे एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया। और अभी अगर इस रेस में HAL बना रहना चाहता है तो उसको इस बार भी कंपटीशन को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला अपडेट रशिया और यूक्रेन को लेके, और अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से अभी एक और रशियन नेवी की वॉरशिप्स को अपनी एंटीशिप मिसाइल की मदद से हिट करने की बात सामने आई है। अब इसके बारे में अभी तक रशिया की तरफ से कुछ भी बताया नहीं गया, लेकिन यूक्रेनियन मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से अपनी एक नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल की मदद से रशिया की एक नेवल वेसल पर स्ट्राइक किया गया था। अब हालांकि अभी तक वो वेसल पूरी तरीके से डूबा नहीं है और अभी इसे रेस्क्यू करने के लिए रशियन रेस्क्यू वेसल उसी तरफ जाता हुआ स्पॉट किया गया। अब कुछ यूक्रेनियन हैंडल की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये सिर्फ रशियन नेवी की एडमिरल मकारोव क्लास की फ्रिगेट है, जिसको आप काफी हद तक मॉडर्न फ्रिगेट कह सकते हैं, जिसकी कुछ इमेज भी अभी यूक्रेन की तरफ से शेयर भी किया गया है, जिसमें इस शिप में आग लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ये रशिया का दूसरा वेसल है जिसे अभी यूक्रेन की तरफ से स्ट्राइक किया गया और ये रशिया के एक मेजर वेसल है जिसको यूक्रेन की तरफ से आपस स्ट्राइक करने की बात क्लेम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हुआ था तब से ये शिप ब्लैक सी रीजन में पेट्रोल कर रहा था और अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि इसमें सिर्फ यूक्रेन ही शामिल नहीं है बल्कि रशियन शिप्स के ऊपर स्ट्राइक करने के पीछे यूएस का भी हाथ है, ऐसा संदेह किया जा रहा है। और एक तरीके से यूएस की तरफ से यूक्रेन को सभी प्रकार के इंटेलिजेंस को और रशियन वेसल की एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स को प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी मदद से वो इतनी आसानी से रशियन शिप्स को टारगेट कर पा रहे हैं। और पिछली बार रशिया की मॉस्कवा शिप को भी टारगेट करने के लिए यूएस की तरफ से यूक्रेन को मदद किया गया था, लेकिन अभी तक ऑफिशियल लेवल में इसके बारे में यूएस की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया और ना ही यूक्रेन की तरफ से इसको लेकर अपडेट दिया गया है। जो जाने माने डिफेंस जानकार है उनका यह मानना है कि कोई भी रशियन वेसल को टारगेट करना अभी के लिए यूक्रेन के पास इतना आसान काम नहीं होगा और बिना किसी बाहरी सपोर्ट के वो इतनी आसानी से रशियन वेसल को टारगेट नहीं कर सकते हैं। और इसके बारे में आप सबका जो भी ख्याल आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला अपडेट भारत और फ्रांस को लेके, जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के बीच हुई मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें फ्रांस की तरफ से भारत के साथ बेहतर मिलिट्री कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश करने का वादा किया गया था, जिसे हाई एंड वेपन्स और टेक्नोलॉजी को भारत के साथ ट्रांसफर किया जा सकेगा। और एक तरीके से पूरे वेस्टर्न रीजन में फ्रांस और इजराइल अकेले ऐसे देश है जो कि रशिया के ऊपर भारत का जो डिपेंडेंसी या वेपन को लेकर डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली भारत रशियन ओरिजिन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बावजूद भी
उन्हीं वेपन्स में भारत की तरफ से जब अपने तरफ से कोई मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है तो उसमें या तो फ्रेंच ओरिजिन या फिर इजरायली ओरिजिन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और डायरेक्ट परचेज की बात करें तो तब भी अगर पिछले साल की बात करें तो भारत की तरफ से खरीदे गए टोटल वेपन्स में से लगभग 50% रशियन ओरिजिन वेपन थे और इसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रांस था, जो कि लगभग भारत को 20% के आसपास वेपन को सप्लाई कर रहे थे। और अगर 2020 की बात करें तो 2020 में भारत ने फ्रांस से लगभग $1 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट को खरीदा था, जबकि रशिया से बस $970 मिलियन की वेपन को खरीदा गया था। अभी फ्रांस एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो सकता है जो कि भारत की रशियन वेपन्स के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने वाला है। लेकिन फिलहाल जब एक तरफ फ्रांस भारत को अपनी टेक्नोलॉजी को देने के लिए राजी हो तो दूसरी तरफ वो अभी भारत की नेवल प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट 75 से बाहर हो गया है और इंडियन नेवी की P-75 प्रोजेक्ट में वो भारत का साथ देने के लिए राजी नहीं हो रहे। लेकिन फिर भी अभी एरो इंजन की डेवलपमेंट को लेकर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत काफी आगे बढ़ चुका है और जल्दी ही सफरान और भारत के बीच एक एरो इंजन को जॉइंटली डेवलप करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाने वाला है, जिसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी वो आगे चल के भारत के साथ शेयर करने वाला और इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी भारत के साथ शेयर करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी इंडियन आर्मी की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन्स को इंडेक्ट करने के लिए एक RFI को इश्यू किया गया। अब पिछले 2 सालों में इंडियन आर्मी में ड्रोन्स को काफी अहमियत दिया जा रहा है और अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC रीजन में भी बेहतर सर्वेलेंस को बनाए रखने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एडिशनल ड्रोन्स को खरीदने का फैसला किया गया है। ये ड्रोन्स मेनली सर्वेलेंस ड्रोन ही होने वाली, जो कि क्वाडकॉप्टर डिजाइन के ड्रोन होने वाले हैं। और आर्मी की तरफ से इशू किए गए RFI के मुताबिक आर्मी को अभी 2 डिफरेंट टाइप के ड्रोन्स की जरूरत है, जिसमें पहले कैटेगरी के अंदर जिन ड्रोन्स को एक्वायर करने का प्लान किया गया था वो 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर ऑपरेट किए जाएंगे और सेकंड कैटेगरी के अंदर जिन ड्रोन को एक्वायर किया जाएगा उनको 4000 मीटर से नीचे ऑपरेट किया जाएगा। इसके लिए अभी जिस RFI को इशू किया गया था इसे अभी आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए इशू किया जा रहा है और इसमें जिन जिन कंपनीज को RFI इशू किया गया वो सभी के सभी इंडियन वेंडर्स होने वाले हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये ड्रोन मैक्सिमम 10 kg तक के होने चाहिए और इसमें हाई रेजोल्यूशन डे नाइट कैमरा सिस्टम मौजूद होना चाहिए और इसमें कम से कम 5 किलोमीटर के रेडियस में ऑपरेट करने का खासियत होना चाहिए। अब नॉर्मली ये टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन होने वाले जिनको मेनली इन्फेंट्री यूनिट के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, तो इसमें ज्यादा रेंज होगा या नहीं होगा इसको लेके ज्यादा प्रेफरेंस तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इनमें बेहतर क्वालिटी की कैमरा और नाइट ऑपरेशन कैपेबिलिटी होना चाहिए। इसके अलावा पहले कैटेगरी के अंदर यानी कि 4000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई में ऑपरेट किए जाने वाले ड्रोन्स के अंदर एक और स्पेशल रिक्वायरमेंट होना काफी जरूरी है, जैसे कि इनको लद्दाख रीजन में ऑपरेट किया जाएगा, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में इनको ऑपरेट किया जाएगा, तो इनके पास कम से कम 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलने वाली हवा को विस्टैंड करने की काबिलियत होनी चाहिए। मतलब इतना हवा चले तो आसानी से ऑपरेट करने चाहिए और साथ ही अगर इनको 5500 मीटर की हाइट से भी लॉन्च किया जाता है तो ये आसानी से टेक ऑफ करने के साथ साथ ये कम से कम वहां से 500 मीटर की ऊंचाई में ऑपरेट करने चाहिए। इसके लिए अभी नवंबर 2020 तक का वक्त दिया गया, जिससे पहले इन सभी वेंडर्स की तरफ से अपनी अपनी बिड्स को आर्मी के पास सबमिट किया जाएगा और नवंबर 2022 में फिर इसके लिए फॉर्मल RFP को इशू किया जाएगा, जिसके बाद ऑफिशियली इसमें शॉर्टलिस्ट किए गए ड्रोन्स को टेस्ट करना शुरू किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।